अपना सारा कीमती सामान तो रख लिया है ना आरती तुमने? सारे डॉक्यूमेंट्स भी रख लो, पैसे कौड़ी जो भी तुम्हारे पास हैं, जेवर जट्टे सारा कुछ पैक कर लो। सुमित, मैंने सब कुछ रख लिया है। अपना कोई भी कीमती सामान इस घर में अब छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ मैं। देवर जी, आरती, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? लगता है हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? अच्छा है, जाना भी चाहिए। वैसे भी 2 महीने हो गए हैं आप लोगों की शादी को। आप लोग घर से बाहर कहीं गए ही नहीं है घूमने के नाम से। अब देवर जी देखिए, काम धंधा तो जीवन भर लगा रहेगा। आपकी नई नई शादी हुई है, लेकिन जो ये पल है ना, ये पल दोबारा लौट कर थोड़ी ना आएगा। इसलिए अपनी शादी को थोड़ा एंजॉय करिए। आप भी क्या हर समय अपने ऑफिस का काम देखते रहते हैं? नहीं भाभी, हम लोग हनीमून मनाने नहीं जा रहे हैं, हम लोग अलग रहने के लिए जा रहे हैं। अब इस घर में हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। ये क्या बोल रहे हैं देवर जी? आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं मुझसे? आपको पता है ना, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए देवर जी, यदि ये मजाक है तो साफ साफ बोल दीजिए, वरना। अरे दीदी, मैं बताती हूँ आपको, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। अब हम लोग इस घर में एक साथ नहीं रह सकते। देखिए, मैंने शादी सिर्फ इसलिए की थी सुमित से, ताकि मैं अकेले अपना जीवन बिता सकूं। मुझे ऐसे परिवार के बीच में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत हो गया, 2 महीने झेल लिया भाई मैंने। मैं फैमिली के साथ नहीं रह सकती हूँ। देखो आरती, ऐसा पागलपन बिल्कुल मत करो। इस घर में तुम्हारे और हमारे अलावा है ही कौन? माँ बाबूजी तो पहले ही गुजर चुके हैं। अब तुम हो और मैं हूँ। इस घर को हम दोनों को ही लेकर चलना है। ऐसी बात मत करो आरती, प्लीज। देखो देवर जी, आप आरती की बातों में आकर ये घर मत छोड़ो। आपके भैया सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्होंने आपको एक बच्चे की तरह पाला है। आपको भी पता है ये बात। भैया आपको बहुत प्यार करते हैं आपके। अब देखिए भाभी, समय के साथ हर इंसान को अपने जीवन में परिवर्तन करना ही पड़ता है। अब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने आप लोगों के हिसाब से जिया है। अब मेरी शादी हो गई है तो अब मेरी पत्नी के भी तो ख्याल, उसकी भावनाएं, उसके अच्छे बुरे का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा ना। आखिर आरती मेरी पत्नी है, मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा भला? ये बताइए, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, वो किस चीज़ में खुश रहती है, किस चीज़ से दुखी रहती है, इन सब चीज़ों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा ना। आखिर मैं आरती का पति हूँ, उससे प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा पूरा फर्ज बनता है। शादी के 7 वचन में मैंने ये भी वचन दिया था कि हर स्थिति में मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। ये सब ठीक है देवर जी, आप अपनी पत्नी के प्रति तो फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन आपके भाई के बारे में कुछ सोचा है? मेरे बारे में कुछ सोचा है? अरे इस घर में आप पैदा हुए, इस घर में आप बड़े हुए, इस घर से आपकी शादी हुई और आप शादी करके इस तरह घर छोड़कर जाना चाहते हैं? आरती, तुम्हें अभी समझ में नहीं आता है। अभी तुम छोटी हो, अभी तुम गृहस्थी में नहीं रमी हो। जिस दिन गृहस्थी का बोझ तुम्हारे सर पर आएगा, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। और देखो आरती, वैसे भी गृहस्थी चलाना कोई मामूली बात नहीं है। और हाँ, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो या तुम्हारी जेठ जी से किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। लेकिन आरती, तुम घर छोड़कर मत जाओ। मैंने माँ जी को ये वचन दिया था कि मैं इस परिवार को कभी नहीं बिखरने दूंगी, और इस तरह तुम आते ही ये परिवार को अलग अलग कर रही हो, दोनों भाइयों को अलग अलग कर रही हो। ये अच्छा नहीं है। ओफो जेठानी जी, आप भी किस समय की बात कर रही हैं? जिसको आपने वचन दिया था वो तो स्वर्ग से धार गई हैं। आप किस वचन के बारे में बात कर रही हैं? और जो इंसान मर गया ना, वो फिर नहीं आता लौटकर, इसलिए उनके बारे में इतना सोचने का काम नहीं है। देखिए, मैं फ्रैंक माहौल की लड़की हूँ। मैं ऐसे फैमिली के बीच में रहकर अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करती हूँ। मैं इसलिए किसी की बंधक नहीं बनना चाहती, किसी की। आरती, ये कैसी बात कर रही हो? मैंने तुम्हें कब किस चीज के लिए रोका टोका है? ना इस घर में सास है, ना इस घर में ससुर है, और भगवान की दया से तुम्हारे जेठ जी भी हैं, तो वो भी कभी तुम्हें किसी चीज के लिए रोका टोकी नहीं करते हैं। 2 महीने के अंदर तुम और देवर जी तो महीने भर बाहर जाकर खाना खाते हो, मूवी देखते हो, क्लब जाते हो। कभी मैंने आज तक तुम्हें मना किया है या कभी तुम्हारे जेठ जी ने पाबंदी लगाई है? फिर बंधन किस बात का? ओफो दीदी, मुझे इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है। इन सब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस मैंने विचार कर लिया है, मन में ठान लिया है कि हम दोनों इस घर से जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। और देखिए, वैसे भी दूर जाने से कोई हमारे रिश्ते खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे। जो रिश्ते बने हुए हैं वो तो बने ही रहेंगे। ये कहावत तो आपने सुनी है ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, पास रहने में मनों में कड़वाहट हो जाती है। क्या आपको पता नहीं है ये बात? देवर जी, माना कि आरती ना समझ है, उसे इतनी अकल नहीं, लेकिन आप तो समझदार है ना। आपको तो पता है ना कि गृहस्थी में रहना क्या कहलाता है। आप इस तरह आरती को ले जा रहे हैं। अरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, आप कैसे मैनेज करोगे बताओ मुझे। अरे भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं इन सब बातों का? मैं देखिए, वैसे भी इतना तो कमाता हूँ कि आराम से आरती और मेरा खर्चा हो जाता है। और वैसे भी अभी हम लोग वैसे भी बच्चे प्लान नहीं करेंगे, कम से कम 2 साल के बाद ही बच्चे प्लान करेंगे, इसलिए ज़्यादा खर्चे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और पिताजी ने ऐसे ही दोनों भाइयों के लिए मकान ले ही दिया था, सो अब हमारे मकान में हम जाकर रहेंगे। और जीवन भर कौन सा भाई भाई एक साथ रहता है? कभी आपने सुना है? कभी ना कभी भाइयों को अपनी गृहस्थी अलग करनी ही पड़ती है, तो फिर आज क्यों नहीं? इसलिए भाभी, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देवर जी, आप भी ऐसी ही भाषा बोल रही हैं? अरे आरती ना समझे, आप तो समझदार, कम से कम आप तो थोड़ी सी समझदारी वाली बात करिए। आरती अभी नहीं है।
सरिता, सरिता कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। मैं यहाँ हूँ, देवर जी के रूम में हूँ, आप भी यहीं आइए। अरे भाई, क्या बातें चल रही हैं ऐसी, हमें भी बताओ जरा। अरे वाह, ये दो इतने बड़े बड़े बैग, कहीं जा रहे हो सुमित तुम लोग घूमने? कहाँ जा रहे हो वैसे? मैं बताती हूँ आपको क्या बात है। ये लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, ये दोनों इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। क्या क्या बात कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वो जानता है कि हम दोनों भाई भाई एक दूसरे की ढाल हैं, एक दूसरे की ताकत है। वो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। तुम ये मजाक मुझसे मत करो। यदि ये मजाक है तो इसे जल्दी से बोल दो कि ये झूठ है, ये मजाक है। ये मजाक नहीं है जी, ये बिल्कुल सही है। आरती और देवर जी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें हमारे साथ रहना पसंद नहीं है, वो लोग आजादी से रहना चाहते हैं। आरती, सुमित, क्या सरिता सही बोल रही है? बताओ मुझे, क्या सही बोल रही है सरिता? बताओ सुमित, क्या तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है? क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी? क्या सरिता ने तुम्हें या आरती को ऐसा कुछ कहा है जिससे तुम घर छोड़ने लगे हो? बताओ मुझे, बताओ। भैया, अब इन सब बातों को करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, आज नहीं तो कल हम लोगों को अलग होना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बिना बहसबाजी किए यहाँ शांति से जाना चाहता हूँ। अब ज्यादा आपसे बात करने में अपना समय पास नहीं करता। चलो आरती, चलते हैं। मेरी बात तो सुनो सुमित, मेरी बात तो सुनो। आरती, मेरी बात तो सुनो बेटा। सुमित, मेरी बात सुनो। सुमित, सुमित मत जाओ घर छोड़कर। सुमित, घर छोड़कर मत जाओ। सारा सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता हूँ। प्लीज प्लीज सुमित, घर छोड़कर मत जाओ। यह सरिता, सरिता की शादी को 6 साल हो चुके थे। कोरोना काल में सरिता के सास और ससुर दोनों का देहांत हो गया। उसके बाद सरिता ने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अपने देवर को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसकी भाभी है। हर समय अपने देवर का सपोर्ट किया। सरिता का देवर सुमित अपने भाई से जिस चीज की भी मांग करता, उसका भाई कभी भी उसे मना नहीं करता था, और कभी जैसे मना भी करता था तो सरिता हमेशा अपने देवर के लिए खड़ी रहती थी। अपने पति को हमेशा बोलती थी कि देखो, आप इसके माता पिता के बराबर हो, क्योंकि बड़ा भाई बाप के समान होता है। इसलिए आप अपने भाई को कभी भी किसी चीज के लिए मना मत करना। सरिता के समझाने पर अशोक मान जाता था और हमेशा अपने भाई के लिए खड़ा रहता था। उसकी हर इच्छा पूरी की, पढ़ाई से लिखाई से सारी इच्छाओं को पूरा किया। नौकरी लगवाई, उसकी मनपसंद लड़की से शादी भी करवाई। लेकिन लड़की ऐसी निकली कि उसे उसके भैया भाभी के साथ रहना एक बंधन जैसा लगता था। उसे लगता था कि वो जैसे रिश्तों के बीच में बंधी हुई है। वो आजाद जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए आज वो अपने पति को लेकर चली गई। इस बात से सरिता और सरिता के पति अशोक को बहुत ठेस पहुंची। पापा, पापा, चाचू चाची कहाँ गए पापा? ये सब क्या हो गया सरिता? ये सब क्या हो गया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आरती के आते ही सुमित इतना बदल जाएगा। वो सुमित जो हमें माँ बाप की तरह मानता था, हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता था, और हमने भी उसकी परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। उसने हमसे जो मांगा हमने वो दिया है उसे। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई कि जो उसने ऐसा किया? देखिए, आप अपने आप को दोष देना बंद करिए, क्योंकि जो भी हुआ है उसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं है। हमने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा हो। लेकिन आरती खुली विचारों वाली लड़की है। यदि वो दूसरे घर में रहकर खुश रहना चाहती है तो रहने दीजिए, उसे खुश रहने दीजिए। कम से कम दूर रहकर ही मन तो मिले रहेंगे। क्या मतलब ऐसा पास में रहकर भी कि एक दूसरे के प्रति मन में कड़वाहट हो, मन मुटाव हो। इसलिए आप उनकी खुशी में ही खुश हो जाइए, जाने दीजिए उन्हें। आपके आने से पहले मैंने भी बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन आरती साफ साफ मना कर रही है। बोलती है कि मैं रहती ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं? चलिए चलकर मुंह हाथ धो लीजिए, खाना लगाती हूँ मैं आपके लिए। सरिता, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे गले से निवाला नीचे उतरेगा? मेरा भाई घर छोड़कर जा चुका है। मेरा लक्ष्मण जैसा भाई था, पता नहीं क्या हो गया उसे। मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा? मेरे माता पिता के मरते वक्त मैंने उन्हें ये वचन दिया था कि मैं जीवन भर अपने भाई की देखरेख करूंगा, उसकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। शायद मैंने ही उसकी देखरेख में किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ दी होगी। शायद उसकी कोई मन की इच्छा पूरी ना हो पाई हो, इसलिए। देखिए, आप अपने आप को कोसना बंद करिए। अपने आप को आप जितना भी कोसेंगे उतना ही दुख पहुंचेगा। इसलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ, जो हुआ उसे ईश्वर की इच्छा समझकर जाने दीजिए। आज नहीं तो कल वैसे भी हर भाई को एक दूसरे से अलग होना ही पड़ता है। किसी की गृहस्थी जीवन भर साथ नहीं चलती है। शादी होती है, बीवी आती है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, सबकी गृहस्थी अलग अलग हो जाती है। इसलिए देखिए, जो भी हुआ जाने दीजिए, मत सोचिए इतना। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर देना। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं अपने भाई को रोक ना पाया। मुझे माफ कर देना। मम्मी, क्या चाचू चाची हमारे साथ अब कभी नहीं रहेंगे? वो हमेशा दूसरे घर में रहेंगे, अब हमेशा के लिए चले गए हैं क्या? चलो बच्चों, तुम लोगों को भूख लग गई होगी, स्कूल से आके तुमने कुछ भी नहीं खाया है। चलो मैं तुम लोगों को खाना खिला देती हूँ।
आरती और सुमित को गए हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों में ना ही सुमित ने अपने भैया भाभी को फोन किया और ना ही किसी प्रकार की कोई खैर खबर ली। ये लीजिए आपका टिफिन। सरिता, आरती और सुमित ने फोन किया क्या? नहीं जी, दोनों में से किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया है। क्या आपको फोन किया है? क्या कोई खैर खबर मिली उनकी? नहीं नहीं, मेरे पास भी कोई खैर खबर नहीं आई है, ना ही फोन आया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज शाम को हम दोनों चलते हैं उनसे मिलने के लिए। वैसे भी हम बड़े हैं और बड़े होने के नाते हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम अपने छोटे भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, उसकी जानकारी लेते रहें कि वो कैसा है, क्या है, ठीक तो है ना। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखो सरिता, हम बड़े हैं, बड़े होने के नाते हमें उन लोगों की खैर खबर लेनी ही चाहिए। ठीक है जी, आप जैसा कहें। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। मेरा तो देवर जी के घर में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। क्या पता हम वहाँ गए और उन लोगों ने हमें और कुछ बोल दिया तो और भी ज्यादा हमारे बीच में कड़वाहट हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ ना ही जाए तो बेहतर होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। यदि नहीं गए तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चले ही जाते हैं। आरती, देवर जी, कहाँ हैं आप लोग? अरे भैया भाभी, आप इस तरह अचानक से बिना बताए? सुमित, क्या तुझे हमें देखकर खुशी नहीं हुई? हमें तो लगा तू हमें देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। नहीं भैया, वैसी बात नहीं है। वो क्या है, आप बताकर आते तो शायद हम आपको मना कर देते, क्योंकि हम लोगों का बाहर जाने का प्लान है। आज हम लोग सोच रहे थे कि बाहर जाकर खाना खाएंगे। अरे आप लोग यहाँ पर इस तरह अचानक से? हाँ आरती, वो हम लोगों ने सोचा कि बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले हुए, जाकर तुम लोगों की खैर खबर ले लेते हैं। ओफो दीदी, अब हम लोगों की क्या ही खैर खबर लेना। हम लोग तो मस्त हैं, बढ़िया जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं अपनी जिंदगी। इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अरे वैसे आप गलत टाइम पर आए हैं। हम लोग बस बाहर जाने के लिए निकल ही रहे थे। अब एक काम करिए, ये घर खुला है, हम लोग जा रहे हैं, आप घर पर आराम करिए। वैसे रात के 9 बज गए हैं तो खाना पीना तो खाकर आए ही होंगे। आप नहीं भी आए होंगे तो दीदी एक काम करिएगा, आप खाना बना लीजिएगा। ठीक है दीदी, हम लोग चलते हैं। नहीं नहीं आरती, हम लोग भी निकल रहे हैं। बस हम तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने के लिए आ गए थे। रही खाना पीना की बात तो हम लोग खाना पीना खा कर आए हैं। हम निकलते हैं, तुम भी निकल जाओ। सुमित, अभी मैं मीटिंग के लिए दिल्ली गया था तो वहां से तुम्हारे लिए और बहू के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। और हाँ, इसमें थोड़ी मिठाइयाँ हैं, थोड़े फल फ्रूट है, ये लो रख दो इसको। उफो भैया, आपको इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। अरे इसमें परेशानी उठाने वाली क्या ही बात है भला। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, तुम लोग भी निकल जाओ। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी भाभी ने जानबूझकर किया होगा। उन्हें पता चल गया होगा शायद कि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, इसलिए तो ऐसे समय पर आई है वो हमारे घर में। अरे आरती, पता कैसे चलेगा उन्हें? पता नहीं चला होगा, बस ऐसे ही मिलने चले आए होंगे वो लोग। बस सुमित, तुम्हारी भाभी हम लोगों की आजादी छीनना चाहती हैं। वो हम लोगों को खुश नहीं देखना चाहती हैं। वैसे भी हम लोगों को बाहर जाते देखकर उनकी तो जान जल गई होगी, खून खौल गया होगा। क्या है, तुम्हारी भाभी कभी निकलती नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि कोई भी ना निकले तो अच्छा है, सब इनकी तरह ही रहें। ठीक है बाबा, चलो टाइम बहुत हो गया है अब। सरिता मेरी बात सुनो। अब कहने सुनने को क्या ही बाकी रह गया है जी। देख लिया ना आपने क्या हुआ। अरे उन लोगों के अंदर इतनी तक तमीज नहीं है कि हमें बैठने के लिए बोल सके। कैसे आपके भाई हैं? भाई की बीवी तो और भी ज्यादा है। अरे चलो बीवी कैसी भी हो उनकी, लेकिन भाई तो अपना है ना आपका। उसे तो कम से कम समझदारी होना चाहिए कि मेरे भाई भाभी पहली बार घर आए हैं तो उन्हें बैठने के लिए बोले। क्या हो जाता वो 5 मिनट लेट खाना खाने चले जाते तो? और तो और आपने मुझे खाना बनाने से तक मना कर दिया था। बोला था कि वो लोग हमें भूखे नहीं आने दे सकते। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए अच्छा ही हुआ कि जाते जाते मैंने बच्चों को अपनी नानी के घर छोड़ दिया था। अरे सरिता, हम लोग ही गलत समय पर चले गए। तुमने देखा ना, वो लोग तैयार हो गए थे बाहर जाने के लिए। अब ऐसे समय पर ये हम लोग रुकते तो अच्छा नहीं लगता। उनकी जगह मैं होती ना तो जाना कैंसिल कर देती और साथ में मिलकर खाना बनाते और बढ़िया खाना पीना खाते साथ में बैठकर। देवर जी अपनी बीवी के प्यार में इतने पागल हो गए हैं कि ना उन्हें अपने भाई का प्यार दिखता, ना ही भाभी का। सिर्फ वो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। इतनी जल्दी रंग बदलेंगे सोचा भी नहीं था मैंने। अरे सरिता, मेरी बात तो सुनो, क्यों इतना ज्यादा टेंशन ले रही हो? क्या ही बात सुनूं, अब जाकर खाना बना रही हूँ मैं। भूख लगी है, खाना बनाओ या ना बनाओ, रात के 10 बज गए हैं। सरिता तो बेमतलब का ही टेंशन लेती है। अब उनकी शादी हो गई है, अब उनको जैसा लगे वैसा करें। हमें क्या करना है इन सब बातों से? गलती हमारी ही है कि हम लोगों को ही बता बोलकर जाना था। बिन बोले बिन बताए चले गए, तो यहाँ गलती किसकी है भला? हमारी ही है। धीरे धीरे करके दिन बीतते हैं और पितृपक्ष लग जाता है। एक दिन सरिता के सास ससुर का श्राद्ध था।
सरिता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम सुमित को फोन करके बता दो कि श्राद्ध है घर में कल, तो उन लोगों को आना है। अरे मुझसे मत बोलिए आप प्लीज। आप एक काम करिए, आप खुद जाते जाते बता दीजिएगा सुमित भैया को कि कल श्राद्ध है तो दोनों को आना है और यही खाना पीना है। सरिता, कब तक ऐसी बातों को पकड़कर बैठी रहोगी? जो हो गया सो हो गया। अभी उनमें उतनी अकल नहीं है, ना समझ है वो लोग। तुम्हें समझदारी होनी चाहिए थोड़ी सी। वो लोग छोटे हैं, छोटे में निकल जाएंगे। हम लोग बड़े हैं तो हमें बड़े जैसे काम भी करना चाहिए। तुम लगा दो फोन। मैं आज जल्दी जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि थोड़ा अर्जेंट काम है मुझे ऑफिस में। ठीक है, मैं बता देती हूँ। यह बात माँ और बाबूजी की है, इसीलिए बता देती हूँ, वरना कल को कहेंगे कि श्राद्ध कर लिया माता पिता का और हमें इतनी सी जानकारी तक नहीं दी। अब देखिए ना, 2 महीने हो गए हैं उन लोगों को इस घर से गए हुए, लेकिन 2 महीने में एक बार भी इस घर में उन लोगों ने कदम तक नहीं रखा है। जाने दो ना सरिता, क्यों छोटी छोटी सी बात को पकड़कर बैठती हो? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तुम एक काम करना, सुमित को फोन नहीं लगेगा तो आरती को ही बता देना, लेकिन बताना जरूर। यदि नहीं बताएंगे तो हम लोगों की गलती सामने आएगी। ठीक है, बता देती हूँ मैं। जाइए आप। और हाँ, टिफिन सामने रख दिया है मैंने, आप लेते हुए जाइएगा। और आज बच्चों की स्कूल में पीटीएम भी है, तो मुझे स्कूल भी जाना है बच्चों की। कल के लिए श्राद्ध की तैयारी भी करनी है। अकेले अकेले पड़ जाती हूँ मैं। यदि आज अच्छी भली रहती आरती तो आकर थोड़ा बहुत काम ना करवाती मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, जाइए आप। बड़े हैं तो बड़े जैसा मान सम्मान क्यों नहीं मिलता है? बस झुकने के लिए हम लोग बड़े हैं क्या उनके आगे? यदि इस बार आरती या देवर जी ने कुछ कहा ना, तो उसके बाद फिर मैं जीवन भर के लिए उन लोगों से रिश्ता तोड़ दूंगी। कभी उन लोगों से बातचीत तक नहीं करूंगी, क्योंकि इस बार मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है उनके घर जाकर। देवर जी का फोन बंद क्यों आ रहा है? देवर जी का तो फोन बंद आ रहा है। एक काम करती हूँ, आरती को फोन लगाती हूँ, आरती को बता देती हूँ। ये आरती का फोन भी नहीं लग रहा है। इन दोनों को आखिर हो क्या गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना नंबर बदल लिए हो दोनों ने? अब क्या करूं, कैसे बताऊं उन लोगों को? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। क्या करूं, बताना भी ज्यादा जरूरी है। यदि नहीं बताया और श्राद्ध कर लिया अकेले अकेले, तो हम लोगों को तो पुण्य भी नहीं मिलेगा, और पुण्य के साथ साथ इस बात का और बवाल मच जाएगा कि हम लोगों ने श्राद्ध कर लिया और माता पिता के छोटे बेटों और बहू को बुलाया ही नहीं। एक काम करती हूँ, मुझे बच्चों की स्कूल में तो जाना ही है पीटीएम में, तो आरती को चलते चलते बता दूंगी कि घर में कल श्राद्ध है। वो बैठने के लिए बोलेगी तो भी नहीं बैठूंगी मैं, क्योंकि इतने अपमान के बाद तो मैं बैठने वाली नहीं हूँ अब। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, ये दोनों की दोनों है कहाँ? अंदर जाकर देखती हूँ, शायद आरती नहा रही हो। तुम्हारे कारण आज मैं क्या से क्या हो गया। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने राम जैसे भाई का साथ छोड़ दिया। अरे कम से कम वही रहते तो हमारा हमारा जो हाल हुआ है वो तो ना होता। सुकून की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन नहीं। तुम्हें तो मेरे भैया भाभी के साथ में कैदी जैसा लगता था। आजादी चाहिए थी तुम्हें, आजादी। आज तुम्हारे कारण मेरे सर पर पूरा 10 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। कहाँ से पटाऊंगा मैं 10 लाख रुपए का कर्ज? क्या करूं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ये घर तो अच्छा भला था, लेकिन नहीं, तुमने इस घर में इतने डेकोरेशन के सामान बुलवाए हैं। कम से कम 2-3 लाख का तो डेकोरेशन का सामान बुलवाया है। फर्नीचर बदल दिए तुमने, सारे पर्दे बदल दिए तुमने। तुम्हें नया गैस चाहिए था, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए। अरे तुमने मुझे कर्जदार बना दिया है। मैं लोगों के सामने जाने में मुझे शर्म आ रही है। शर्म के कारण मैंने अपना मोबाइल तक बंद कर रखा है। शान से सर उठाकर जीने वाला व्यक्ति आज मुझे शर्म के कारण किसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती है। लोगों से नजरें मिलाते भी मुझे शर्म आती है। लोग जैसे ही मेरे सामने आते हैं, बस पैसे पैसे। कर्जदार मुझे परेशान किए डाल रहे हैं। ऐसी कोई दुकान नहीं बची है यहाँ पर जिस दुकान में मेरा कर्जा ना हुआ होगा तुम्हारे कारण। तुम्हारे शौक शान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना ही मैं जी पा रहा हूँ, ना ही मर पा रहा हूँ। अरे मेरा भाई मुझे कितना प्यार करता था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया उसने मुझे। और तुम्हारे कारण आज मैंने अपने भाई का साथ छोड़ा, अपनी भाभी का साथ छोड़ा। राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी को छोड़कर तो यही हाल होना था ना। तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था मैं कि अपने घर आए अपने भैया भाभी को तक बिठा ना सका, उनसे 2 मीठी बात ना कर सका। और उसके बाद तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उनके घर जाकर कुछ मदद मांगू। किस मुंह से मदद मांगू? मैं कभी नहीं जाऊंगा अपने भैया के दरवाजे पर ये बोलकर कि मेरी मदद करिए। हाँ, ऐसे रिश्ते रखूंगा, जाऊंगा आऊंगा, लेकिन उनसे कभी मदद की उम्मीद नहीं करूंगा। सारी एफडी तुड़वा ली मैंने, तुम्हारे जेवर बेच दिए, फिर भी कर्ज खत्म नहीं हो रहा है। कर्जदार हैं कि सर पर चढ़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है किसी दिन तो जाकर आत्महत्या कर लूं। ना रहूंगा मैं, ना मुझे कर्जदार परेशान करेंगे। नहीं सुमित, ऐसी बात मत करिए। मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आजादी के चक्कर में
सारा घर बर्बाद कर दिया मैंने, सारा घर बर्बाद कर दिया। इतने सालों से आपकी भाभी ने सारे घर को समेट कर रखा था, और मैं कैसी बहू हूँ जो मैंने जाते ही उस घर को तोड़ दिया, भाई भाई को अलग कर दिया। इतने अच्छे घर को मैंने बर्बाद कर दिया। मेरे ही कदम मनहूस है। उस घर में गई तो उस घर को तोड़ दिया, इस घर में आई तो तुम्हें कंगाल कर दिया। मेरे कदम ही मनहूस है। हाँ हाँ, तुम हो मनहूस, मनहूस हो तुम मेरे लिए। इसलिए कहता हूँ जाओ अपने मायके चली जाओ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। ऐसा मत बोलिए सुमित, ऐसा मत बोलिए। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं। तुम्हें मैं कितनी बार मना करता रहा कि आरती अभी हमारी कंडीशन नहीं है, सैलरी भी मेरी इतनी नहीं है, इसलिए इतना काम मत करवाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस शौक शान में मरना था। इंसान की जितनी चादर होती है ना, उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तुमने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लिया है, तो चादर तो छोटी पड़ेगी ही ना। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे उम्मीद करूं? मैं तो बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया मैं। सुनिए जी, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं? सुनिए। क्या हुआ सरिता, तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, क्या बात है? बच्चों के पीटीएम से लौटने के बाद बच्चों को मैंने उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया। उसके बाद मैं आरती और देवर जी के घर गई। वहां जाकर पता चला कि देवर जी और आरती के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है। देवर जी के सर में कम से कम 10 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। कर्जदार उन्हें इतनी ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि अब नौबत ये आ गई है कि उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। क्या बात कर रही हो सरिता? 10 लाख रुपए का कर्ज? इतना कर्ज कैसे हो गया? उसके ऊपर तो फूटी कौड़ी का भी कर्ज नहीं था। वो तो कभी किसी से 1 रुपए भी नहीं लेता देता था, फिर इतना कर्ज कैसे कर लिया उसने? आरती की जो हैसियत से बढ़कर इच्छाएं है ना, उन इच्छाओं ने देवर जी को कंगाल कर दिया है। इस घर से निकलने के बाद उसने जब उस घर में शिफ्ट किया तो सारे फर्नीचर को बदल दिए, कर्टन बदल दिए, और तो और सारे किचन को रेनोवेट करवाया है। डेकोरेशन का इतना सामान लिया दिया है, महंगे महंगे कपड़े पहनना, जेवर जट्टे लेना, दुनिया भर का काम तो किया है उसने। हर 1-2 दिन के आड़ में बाहर महंगी महंगी होटलों में खाना खाने के लिए जाना, तो इधर घूमने जाना, उधर घूमने जाना। पैसे नहीं भी हैं तो भी एफडी तुड़वा कर उन्होंने अपने शौक शान पूरे किए हैं। एफडी के पैसे नहीं बचे तो जेवर जट्टों को बेच बेच कर देवर जी आरती से बोल रहे थे कि तू मुझे छोड़कर अपने मायके चली जा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। उन्हें बहुत पछतावा है जी कि वो इस घर से निकले हैं। हम लोगों को छोड़कर उन लोगों को बहुत पछतावा हो रहा है, और आरती को भी हो रहा है। आरती को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। कितना बेवकूफ लड़का है। औरत की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने आप को कर्जदार बना लिया इस लड़के ने। हमारे माँ बाप ने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं बोला कभी, और इस लड़के ने औरत के कहने पर इतना कुछ कर लिया। वो सब जाने दीजिए जी, जो हो गया सो हो गया। मैं बोलती हूँ कि हमारे पास जो पैसे रखे हुए हैं, मेरे खाते में भी 5-6 लाख रुपए हैं, आपके पास भी 15-20 लाख रुपए होंगे ही। एक काम करिए ना, 10 लाख रुपए देवर जी को दे दीजिए ना। बहुत परेशान है देवर जी, मुझसे मुझसे उनकी स्थिति देखी नहीं जा रही थी। यदि कल को देवर जी ने पैसों के चलते कुछ कर लिया तो मैं और आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप और हम क्या जवाब देंगे माँ और बाबूजी को, इसलिए दे दीजिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ सरिता कि तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई हो। भगवान मुझे हर जन्म में तुम ही दो पत्नी के रूप में। हम कल ही चलते हैं पैसे लेकर उनके घर। सरिता और अशोक दोनों ही दूसरे दिन जाकर बैंक से पैसे लेकर आ जाते हैं, और दोनों जाकर आरती और सुमित के घर पहुंच जाते हैं। कम से कम कॉफी तो पी लीजिए। रात को भी आपने गुस्से में खाना नहीं खाया है, खाने पीने से भला कैसी नाराजगी है? क्यों भाई, किस बात की नाराजगी को लेकर चाय पानी खाना पीना छोड़ दिया है तुमने? अरे भैया, आप यहाँ, आपने बताया नहीं। चुप कर नालायक, क्या हर बात बताना बोलना जरूरी है? ये हमारा घर है, हमारे छोटे भाई और बहू का घर है। क्या हम यहाँ बिना बोले बिना बताए नहीं आ सकते हैं? अब क्या खड़ा ही रखेगा अपने भाई भाभी को? बैठने के लिए नहीं बोलेगा? जरा भी तमीज नहीं है, लगता है सारी तमीज भूल गया है तू। बैठिए ना भैया, बैठिए ना दीदी। तू इतना बड़ा हो गया है कि अपने भाई को अपनी परेशानी तक नहीं बताता है। पहले तो तुझे जरा भी परेशानी होती थी तो तू मुझे बताता था, हर चीज के लिए अपने भाई को बोलता था। अब तेरे ऊपर इतना बड़ा कर्ज हो गया है तो तू अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझता है क्या? भैया, आपको कैसे पता चला? ये सब छोड़ो देवर जी कि हमें कैसे पता चला है। अब हम आपको यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देंगे। ये पैसे पकड़ो, आप अपने कर्जदारों को सारा कर्ज दो और चलकर हमारे साथ रहो। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर रहकर परेशान हो। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं, अपना बेटे के समान समझता हूँ। ये लो पैसे, इसमें 10 लाख रुपए हैं। इन पैसों को ले जाकर सारे कर्जदारों को दो और सारा कर्ज चुकाओ। और हाँ, जितना और बचे तो भी मुझे बताना, मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा। सारा कर्ज चुकाओ, सर उठाकर जियो बेटा। और हाँ, आइंदा के लिए सीख ले लो कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये लो पैसे, लो।
अरे आरती की तरफ क्या देख रहे हो देवर जी? क्या आरती मना कर देगी पैसे के लिए? नहीं भाभी, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि जिन भैया भाभी के साथ में हम लोगों ने इतना गलत किया और उन लोगों का साथ छोड़ दिया, वही भैया भाभी आज हमारी मुसीबत के समय हमारे साथ खड़े हैं। भैया भाभी, आप लोग सच में सीताराम की तरह हो। हमें माफ कर दो भैया भाभी, हमें माफ कर दो। अरे बेटा, कोई बात नहीं, बच्चों से ही गलती होती है ना। बस तू रोना बंद कर, तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। देख बेटा, ये तेरा बड़ा भाई जब तक जिंदा है ना, तुझे कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने देगा। भैया भाभी बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय नाश्ता हम अपने घर में चलकर पियेंगे, तुम तो बस पैकिंग करो आरती। तुम्हें अपने घर चलना है, अपने ससुराल चलना है। बहुत जी लिया तुमने अपनी जिंदगी, अब चलो, अब हमारे साथ रहो। और खबरदार, जिन ना बोला तो कान पकड़ कर ले जाऊंगी, तुम्हारी बड़ी बहन जो हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्यारी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।